नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। जैसा कि आप जानते हैं, कविता के बहाने कार्यक्रम में हम किसी विशेष अतिथि को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और फिर उनसे हम कविता के बहाने बातचीत करते हैं, उनके व्यक्तित्व पर और उनका जो लेखन है, उनकी जो रचनात्मकता है, उस पर बातचीत करते हैं। और इस मंच के लिए आज सौभाग्य की बात है कि हमारे विशेष अतिथि हैं, जो अभी थोड़ी देर में हम उनको अपने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देंगे, श्री अरविंद ओझा। अरविंद ओझा चित्रकार हैं, कवि हैं, कला समीक्षक हैं, फिल्म निर्देशक हैं और संस्कृति कर्मी हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका, इसलिए हमने ये विचार किया कि आज अरविंद जी को इस मंच पर हम आमंत्रित करेंगे और उनसे फिर हम बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम अरविंद ओझा को इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। अरविंद जी नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, समय की भी अपनी महिमा और गरिमा होती है। वास्तव जी में आपके साथ जो हमने बातचीत है, ये पिछले मंगलवार को 10 तारीख को जी हमने सुनिश्चित किया था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से नहीं हो पाया। हालांकि हमारे जी मित्र उस दिन बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे जी आपसे मिलने की, लेकिन बिल्कुल। आज बहुत अच्छा हुआ। आप देखिए, इसी बीच में हमारे आकाशवाणी के परम मित्र सदानंद मिश्र जी जुड़ गए आपके इस कार्यक्रम के साथ। अरे वाह और क्या बात। आज कविता के बहाने में मैं पुनः अरविंद जी आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, आज के हमारे जो आमंत्रित अतिथि है अरविंद ओझा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आप चित्रकार हैं, कवि, कला समीक्षक, फिल्म निर्देशक, संस्कृति कर्मी और बहुत सारे आपके कार्य हैं जिन पर हम इस कार्यक्रम के बीच में बातचीत करेंगे। आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आप एमए हैं। देखिए, कहाँ रचनात्मकता, कहाँ साहित्य संस्कृति और कहाँ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इस पर आपसे बातचीत होगी। और इसके अतिरिक्त कला, फिल्म, साहित्य में आपका विशेष योगदान है। व्यावसायिक क्षेत्र आपका, प्रबंध नेतृत्व में भी आपका, और विशेषकर सांस्कृतिक नेतृत्व में उससे क्या तात्पर्य है, उसके साथ भी जी आपका संलग्नता रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको इस अपने क्षेत्र में कई मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और वर्तमान भूमिका आपकी सामाजिक में, समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका आप यहाँ पर परिचय देंगे। और कला वस्तु नहीं, एक विचार है, ये आपका मैं कहूँगा मुख्य स्लोगन है। इस पर जी हम बातचीत करेंगे। अब देखिए, हमारे बीच में वैसे कई दिनों के बाद में मैं पुनः अपने उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर लाइव आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मित्रों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सदानंद मिश्र जी, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, वे हमारे साथ जुड़ गए। भारत दास जी है, वसुंधरा व्यास जी हैं, प्रियवदा पांडे जी हैं, डॉक्टर रचना त्रिवेदी जी हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले कुछ शब्दों में आप कुछ कहना चाहेंगे अरविंद जी? सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और मेरे लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण ये पल है कि आज मैं आपसे सीधा मुखातिब हूँ और साहित्य कला के जो भी सार्थक जो विमर्श है, प्रसंग है, उन पे आज हम बात करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण लोगों के बीच आज हम लोग जुड़े हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और सच बताऊं कि पिछली बार हम लोग टेक्निकल कारणों से नहीं जुड़ पाए थे, बावजूद इसके आज हम लोग जुड़े हैं। तो मैं यही कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ आमंत्रित हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी आभार और बहुत बहुत प्रणाम। जी बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि अरविंद जी, आप बातचीत हम करेंगे,
चूंकि जी, इस मंच का नाम ही है आज के कार्यक्रम का कविता के बहाने, तो क्यों ना जी। आपकी एक कविता से आज की शुरुआत हो इस कार्यक्रम की। बहुत बहुत सुंदर सर, बिल्कुल। मैं एक अपनी चूंकि मूलतः मैं एक चित्रकार हूँ, तो जो मेरी रचनात्मक दृष्टि है वो रंग से शब्द तक की यात्रा की है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी रचना प्रक्रिया में, जैसे मैंने अपने समय बोध को, रचना प्रक्रिया को, या कला के जितने भी महत्वपूर्ण जो आयाम हैं जिससे कोई भी रचनाकार होकर गुजरता है, उसको जैसे मैंने अंतर्भूत किए, जैसे मैंने अनुभव किए और मैंने उनको शब्द देने की कोशिश की। तो मैं चाहता हूँ कि कला से जुड़ी एक जो मेरी कविता है, मैं उसको सबसे पहले सुनाऊं, फिर हम इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे, है ना? आपका तो स्वागत एक है। मेरी, जी। जी। ये कोई 2-4-5 साल पहले की कविता है, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। कुछ होने और नहीं होने के बीच हम हैं। कुछ होने और नहीं होने के बीच हम हैं। हमारा होना कहीं भी हमारे न होने से अलग नहीं। क्या बात है, हम क्या बात हम वही होते हैं जो हमारी जड़ों में संचित होता है, आस्था, प्रार्थना और नियति की तरह, बीज और स्फुरन के बाद भी, जैसे कुछ दिव्य तत्व। मिट्टी में धंसकर भी जैसे जिंदा रहती है दूब, दृश्य में प्रकट होकर भी जैसे बचा रहता है अदृश्य। हजार हजार अंकुरण के बाद भी गतिमान रहता है जैसे बीज, सृजन के बाद भी जागृत रहते हैं जैसे शब्द, संगीत पे बजकर भी जैसे ध्वनित होता है नाद, समय के बाद भी जैसे बची रहती है कामना। क्या बात है, क्या हम बात है। हमारे होने का सच एक चमकता स्वप्न है और न होने का रहस्य एक अनंत जागृति। वाह। यात्रा के इस परिधि से, अनंत के इस विस्तार से हम लौटते हैं अपने ही किसी चीख की प्रतिध्वनि की तरह, हृदय का मौन लिए अपनी आत्मा के केंद्र पर। बार बार हम वहां हैं जो कल नहीं था और जो कल नहीं होगा। हम वहां हैं जो कल नहीं था और जो कल नहीं होगा। जन्म और मृत्यु के बीच समय का एक अंतराल, जैसे कोई यात्रा, एक जीवन, एक मध्य। जी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इस बीच में निर्देश निधि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी अरे, मैं क्या बात है! नमस्कार, नमस्कार। जी स्वागत करता हूँ। सभी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, ये मेरे लिए, अब देखिए, मेरे लिए यही एक शक्ति है, यही सूत्र है आप तक पहुंचने का, और मेरे मित्रों से इसी तरह से संवाद होता रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, और थैंक यू सर। दार्शनिकता से भरी हुई कविता थी। आपकी कविताओं पर बातचीत हम करेंगे। आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? किस गली कूचों में आपका जीवन प्रारंभ हुआ है? इस बीच में जी, अमेरिका से अनंता पाटनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई। अनंता जी, आपका बहुत क्या बहुत बात। स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़ गए आज। जी अरविंद जी। जी सर। मेरी जो यात्रा है, मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और बिहार, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम रोहतास है, जिसका डिस्ट्रिक्ट टाउन सासाराम है। तो मूलतः मैं रोहतास में, एक जगह है नटवार, वहाँ मेरी पैदाइश है। और जो मेरा परिवार है वो सब कहीं ना कहीं साहित्य, कला और सिनेमा, मीडिया से जुड़े हुए लोग रहे हैं। और मेरे परिवार में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। तो मूलतः हम लोग, जो मेरी जो आरंभिक जो जीवन है वो तो मेरा नटवार में बीता। उसके बाद सासाराम से मैंने 10th की पढ़ाई की, और 10th के बाद फिर मेरा दिल्ली आना हुआ। और दिल्ली आए तो थे हम लोग सब आईएएस बनने ही आए थे। लेकिन जब मैं बिहार से 90s में जब मैं दिल्ली आया, तो मुझे लगा कि जो ये कल्चरल जो एक्सपोजर मुझे मिला, जिस माहौल में मैं था, निसंदेह वो भी रचनात्मक था। बहुत अच्छे दिन थे मेरे बचपन के। और बड़े ही एक बहुत ही एक सार्थक जो एक प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर माहौल था वहाँ भी। लेकिन बावजूद उसके 90s का जो बिहार था, वो एक अलग दौर था, है ना? हम्म। तो मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा कि मेरे घर वालों ने हमें दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। स्कूलिंग मैंने 10+2 दिल्ली से की।
तो जब मैं यहाँ आया तब जो मेरी जो समझ थी जीवन को लेकर, सौंदर्य को लेकर, करियर को लेकर, ये सब बदलती गई। मुझे यहाँ पे बड़ी-बड़ी आर्ट गैलरीज़ को देखने का मौका मिला, बड़े पेंटर से मिलने का मौका मिला। मेरे बड़े भाई साहब साहित्य में थे, हंसराज कॉलेज में थे। उसके पहले भी मेरे चाचा जी लोग थे, वो सब साहित्य के ही विद्यार्थी रहे। और इस तरह से जब दिल्ली आना हुआ उसके बाद जो मेरी जो पूरी जो सोचने का जो ढंग था, जो मेरी अभिव्यक्ति थी जीवन की, सब कुछ बदला और एक नई समझ पैदा हुई। उसके बाद फिर 10+2 के बाद मैं ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इतिहास का, मैं हिस्ट्री ऑनर्स का विद्यार्थी रहा। लेकिन मैं करते-करते मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मुझे आर्ट में ही जाना है। मैं बोलता एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। हालाँकि घर वालों ने हम्म। कहा कि आप जाइए और बीएफए वगैरह करिए, मैं गया भी। लेकिन वो मुझे माहौल बहुत मैं बहुत अपने को एप्ट नहीं पा रहा था वहाँ पे। और मैं लिखना, पढ़ना, कविताएँ करना, चूँकि घर में ऐसा माहौल था तो हम लोग करते थे। उसके बाद फिर मैं डिज़ाइन के लिए मैं गया, चूँकि एमए मुझे करना था, तो मुझे लगा कि एक ऐसा कोई मैं कोर्स करूँ जहाँ से मुझे कमर्शियली मैं सिक्योर हो पाऊँ। किसी ने बताया जी जी। एनएफटी डेली के बारे में। तो मैं टेक्सटाइल के प्रति मेरी रुचि थी। तो फिर मैं अपीयर हुआ, मैं ऑल इंडिया टॉप किया उस ईयर में। और मुझे दिल्ली में सेंटर मिला। 30 बच्चों का चुनाव हुआ, उसमें मेरा भी था। जी। तो इस तरह से मैं डिजाइन इंडस्ट्री में आया तो था कि फिर मैं चित्रकला करूंगा। लेकिन धीरे धीरे डिजाइन इंडस्ट्री में आया, वहां भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ टेक्सटाइल में। फिर मैं विजुअल कम्युनिकेशन में आ गया वो छोड़कर। और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लंबे समय तक काम किया बतौर आर्ट डायरेक्टर, क्या क्रिएटिव बात है, क्या डायरेक्टर। बात है, क्या जी। बात है। तो देश के कुछ चुनिंदा बड़े जो एड एजेंसीज हैं उनमें मैंने काम किए। फिर एक अमेरिकन कंपनी थी, उसमें मैं क्रिएटिव हेड था लंबे समय तक। और जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 2008 में, तब मैंने निश्चित किया कि मुझे जॉब नहीं करना है। क्योंकि मूलतः मैं हम्म। कलाकार था और कला की खोज में मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये तमाम चीजें होती गई, उसके बाद फिर मैंने जॉब, मेरा लास्ट जो जॉब था वो 2009 में मैंने छोड़ा। और मैंने कहा मैं फ्रीलांस करूंगा। और फिर मैंने फिर अपनी जो चित्रकला की तरफ मेरी वापसी हुई। फिर मैंने अपनी एग्जीबिशंस लगाई, सोलो एग्जीबिशंस और ग्रुप एग्जीबिशंस मैंने लगाई। इसी बीच थोड़ा सा मेरा कुछ पॉलिटिकल जो एक्सपोजर हुआ, सीएम हरियाणा के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और उसके कारण जो है फिर मैं धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटली फिर मैं बिजनेस में आया। और लंबे समय तक मैं बिजनेस में रहा। मैं प्लानिंग कमीशन के साथ मैंने बड़े लेवल पे काम किया पूरे इंडिया में। सोलर हम्म। सोलर स्टेट में हमने काम किया। एनएसडीसी के साथ हमने काम किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के, जब ई गवर्नमेंट शुरू हुआ था उस समय मेरा जुड़ाव हुआ और हमने बहुत बड़े लेवल पे सारे प्रोजेक्ट को रोल आउट किया। तो बहुत अलग अलग एक्सपोजर रहा। लेकिन उसके अलावे जो मेरी रचना धर्मिता थी, शब्द के माध्यम, कला के माध्यम, रंगों के माध्यम, सिनेमा के माध्यम, जब भी मुझे मौके मिले मैंने अपने को एक्सप्लोर किया। और इस इसी तरीके से इसी मेरी इसी यात्रा। बात इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। हमारे मित्र जी। सोच रहे होंगे जी। कि कार्यक्रम का नाम तो कविता के बहाने है, लेकिन हम्म। बहुआयामी रचनात्मक व्यक्तित्व जो आपका है, उस पर जी। कैसे बातचीत होगी। लेकिन मैं जी। मित्रों को बताना चाहूंगा, इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकेश निछावन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे परम मित्र हैं, वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आनंद पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत दिनों बाद हमारे बहुत सारे मित्र हमारे साथ फिर रूबरू हो रहे हैं जी। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कविता के बहाने इसलिए हमने शीर्षक रखा है कि मुख्य रूप से अरविंद ओझा जी कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। और पिछले एक कार्यक्रम में हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनकी कविताओं से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, जी। बातचीत तो हम आगे रखेंगे। जी। आप पहले अपनी एक और कविता अपने मित्रों के लिए यहाँ प्रस्तुत करिए जी। बहुत जी। मेरा आने वाले समय में एक कविता संग्रह पे मैं काम कर रहा हूँ। उसकी एक दो कविताएं हैं। उसमें से एक कविता मैं सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सार्क लिटरेचर में मैंने सुनाया भी था। मैं जी उस जी जी। कविता को दोबारा सुनाता हूँ। प्रेम है सब, शब्द, चित्र, ध्वनि। क्या बात है। प्रेम है सब, शब्द, चित्र, ध्वनि। ईश्वर यहाँ कुछ भी नहीं, दिव्यता क्षणों की है। वाह।
आत्मा आत्मा के केंद्र पर स्वप्न एक उचित शब्द है। आत्मा के केंद्र पर स्वप्न एक उचित शब्द है। अनदेखा, अनाम, भय के विस्मित पलों में अंधेरे को छूती उंगलियां और कांपता तुम्हारा चुंबन लौट आते हैं आलिंगनबद्ध पूर्वजों की यात्राओं संग मेरी बंद आंखों की स्मृतियों में, जैसे शेष हो अब भी कामनाओं की कोई दीप्ति, कुछ जन्मों की थकान। वाह वाह वाह। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूं, तुम प्रेम को ईश्वर। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूं, तुम प्रेम को ईश्वर। और समय की बस एक हंसी में प्रकाशित हो उठता है सृजन लय में बंधी मुक्ति की कोई इच्छा, प्रेम का वाह वाह वाह। अवदान, तुम्हारा अंतिम समर्पण और पृथ्वी के आदिम गर्भ में एक बूंद सूर्य। जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। यही तो थैंक यू सर। मुझे लग रहा है कि अन्य कविताओं से अरविंद ओझा जी की कविताओं को इसी के कारण अलग करती है। अब इस बीच में हमारे साथ विनोद पाराशर जी भी जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। विनोद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ आज जुड़ गए हमारे कार्यक्रम में। तो देखिए, कला के क्षेत्र में भी आपका कार्य है और कविता के क्षेत्र में ही, तो कविता ही का ही क्यों चयन किया आपने? आप तो गद्य भी लिख सकते थे। जी। मूलतः सर, गद्य के रूप में मैंने फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, लेकिन मूलतः जो मेरा प्रेम है कविता का इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि जो कला दृष्टि है, उसकी जो मूल संकल्पना है, उसमें कहीं न कहीं जो कविता के तत्व हैं, कविता की जो दृष्टियाँ हैं, वो अनिवार्यतः होती हैं। एक बहुत बड़े पेंटर हुए, आर्टिस्ट हुए, कैंडेंस्की। तो कैंडेंस्की वो कलाकार थे जो रशियन थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे जो बाद में आकर जर्मनी में एस्टैब्लिश हो गए, यूरोप में। और वो फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहे जाते थे। जी अमूर्त जी कला जी। के जनक के रूप में हम कैंडेंस्की को याद करते हैं। तो कैंडेंस्की ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कला जगत के लिए, कलाकारों के लिए। उन्होंने कहा कि एक अमूर्त कलाकार के अंदर 3 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। पहला गुण है कि उसका रेखांकन पे एक अधिकार होना चाहिए। अमूर्त क्या कलाकार बात के है, लिए उन्होंने कहा। उन्होंने क्या रियलिस्टिक बात आर्टिस्ट है। के लिए नहीं बोला। उन्हें जी कहा जी कि जी। अगर आप अमूर्त कलाकार हैं, तो आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके रेखांकन पर अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, रंगों की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उस कलाकार को अनिवार्यतः एक कवि होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और क्या बात है। अंत में जो बात कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बाकी जो 2 गुण हो या ना हो, अमूर्त कलाकार को अनिवार्यतः कवि तो होना ही चाहिए। तो ये जो बात है, ये दरअसल कैंडेंस्की की ही बात नहीं है। कला जगत में जो भी कलाकार कार्यरत हैं किसी न किसी रूप में, अमूर्त कला हो या किसी रूप में, तो उनकी जो मूल जो दृष्टि है, कला दृष्टि है, उसकी जो संकल्पना है और अभिव्यक्ति के जितने भी आयाम हो, कहीं न कहीं कविता की दृष्टि से होकर गुजरते हैं। तो कविता जो है मूल चेतना है किसी भी अभिव्यक्ति की, सूक्ष्म चेतना है, सूक्ष्म दृष्टि है। तो उससे मुक्त होना किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए संभव नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नैसर्गिक चयन है, हम्म। ऐसा नहीं कि मैंने चयन किया, ये था। और कविताएँ मैं बचपन से लिखता हालाँकि मैं कभी बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो मेरी कविताएँ। मैं लिखता रहा, बहुत बार तो मैंने बहुत सारी कविताएँ किसी को सुनाता भी नहीं था, मुझे ये भी पता नहीं था ये कविता है भी कि नहीं। लेकिन बाद में हम्म। जब साहित्यकार मित्र मिले, जब उनसे बातचीत होने लगी, उन्होंने सुना, तो उन्हें बड़े ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। तब मैं मंचों पे जाकर अपनी कविताएँ बहुत संकोच के साथ जो है, वो सुनाना शुरू किया। तो मुझे लगा कि तो मेरी तो कविताएँ। जी, तो इस रूप में आपको लगता है कि अपनी जीवन यात्रा में कविता जी, का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्योंकि मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मार्क्स ने कहा कि कविता मनुष्यता का जो है, वो दर्शन है। तो सच बात यही है कि मनुष्य जो अभिव्यक्ति में जितनी सहजता से अपने को अगर वो संबंध स्थापित करना चाहता है अपने परिवेश से, प्रकृति से, तो जो सबसे कारगर सार्थक जो माध्यम हो सकता है किसी भी कला माध्यम में, वो कविता सबसे ज्यादा निकट है उस बोध और उस दृष्टि के। तो मुझे भी लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और वैसे भी कला साहित्य जो है वो मनुष्य के अंदर जो जो भी वैशिष्ट भाव है, मुझे हमेशा लगता है उसको अभिव्यक्त करने के जो है ना, ये एक उपादान है, एक एक टूल है। इनके माध्यम से हम अपने अंदर जो विशिष्टता पता नहीं होती भी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन अर्थों में विशिष्टता का उपयोग किया जाता है रचना धर्मिता के संदर्भ में, तो हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर जो भी संभावनाएं हैं। तो मुझे भी लगता है कि कविता इन तमाम चीजों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। तो मैं भी थोड़ा बहुत कविताएं करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपकी आपकी जो सबसे प्रिय प्रेमिका है और सबसे हम्म। निकट निकट घनिष्ठ प्रेमिका है, वो आपकी कविता है, क्योंकि दिन जी। रात आप उसी प्रेमिका के साथ पूरा जीवन यापन करते रहते हैं। हम्म। तो इसलिए उन उस मायने में कविता का होना जीवन यात्रा में बहुत आवश्यक है, और जिसको कहते हैं ना, ये अनअवॉइडेबल, जिसको जी। जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। जी। बिल्कुल सही बात है सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और कविता, हालांकि बहुत सारे हम बड़े कवियों को हमने पढ़ा भी है, पढ़ते भी रहते हैं। टैगोर की जो काव्य संग्रह है, जो गीतांजलि, मैं बचपन से बहुत मेरी प्रिय जो काव्य संग्रहों में रहा है। उसके अलावा चूंकि मेरे घर पे माहौल था, और तो बड़े सारे जो पुस्तक थे अवेलेबल थे पहले से, तो मैं पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे एक मेच्योरिटी आती है, पढ़ने में भी एक मेच्योरिटी आती है। अब मैंने टैगोर को पढ़ा, टैगोर के बाद फिर मैंने रशियन लिटरेचर भी बहुत पढ़ा। पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो हमारी दृष्टि का जो विस्तार होता है, वो सिर्फ रचने से तो होता है, उसमें एक मौलिक तत्व होते हैं, लेकिन पढ़ने से जो दृष्टि का आयाम जो है वो ज्यादा मतलब विस्तार लेता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी लिखते हैं, उनको अच्छी कविताएं, अच्छी जो कलाएं हैं, उनकी संगत बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं बहुत सहायक होते हैं हमारी रचना प्रक्रिया में और हमारी कला यात्रा में। जी। इसी बहाने बातचीत तो चलती रहेगी। हमारे बहुत सारे हम्म। मित्र जुड़े हैं। हरगोविंद जी। पुरी जी अशोकनगर हम्म। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत अच्छे कवि हैं वो भी, बहुत अच्छी ओके। कविताएं करते हैं, आपने पढ़ा होगा उनको। जी। अनुपम मंगलम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बातचीत तो हम जारी रखेंगे अरविंद जी। एक और कविता आपकी। बिल्कुल। उसी एक बूंद सूर्य की ही सीरीज में एक और कविता है, उसको मैं सुनाता हूँ। ये चूंकि मेरे ख्याल से ये 2-3 साल पहले की कविता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले उनको सुनाया जी जी, स्वागत है आपका। जाए। प्रेम की मौन नदी में थोड़ा और लुढ़कता है एक पत्थर। प्रेम क्या की बात है। मौन नदी में थोड़ा और लुढ़कता है एक पत्थर। समय की कसी मुट्ठियों में ढीली पड़ती है कोई लकीर। क्या बात है। शब्द शब्द उठते हैं निर्भर किसी अंतराल से, और फूटती है असमय एक कविता। दूर रखे कैनवस पर बुदबुदाती जाती है लकीर। पास आते दो रंगों में घुलता है जैसे आश्चर्य। वाह वाह वाह। जीवन की स्मृति लेखों में रखी जाती है सुरक्षित कहीं रोशनी। शामिल होते हैं सब खंड खंड रचने कोई गीत, और घटित होता है विराट सृजन के महास्वप्न में। क्या मैं बात। देखता हूं अपलक अतृप्त लपटों से उठती आत्माओं की अमर प्यास, और मेरी हथेली पर उतरता कहीं एक बूंद सूर्य। वाह 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 वाह। तो मैंने प्रायः ये देखा है कि आपकी जी। रचनाओं में, आपकी कविताओं में प्रेम और आध्यात्म, जी। ये मुख्य रूप से इन्हीं पर केंद्रित रहती है आपकी रचनाएं। क्या कारण है? बिल्कुल। क्या कुछ अंतर से ये आता है, या और कोई कहीं से और प्रभावित आप हुए हैं? सर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो रचनात्मक दृष्टि है, चाहे किसी भी आयाम में हो, चाहे शब्द मूलतः जितने भी अभिव्यक्ति के माध्यम है, वो शब्द रंग ध्वनि, ये मुख्य जो है ये कैटेगरीज है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं चीजों को। तो मुझे लगता है कि कोई भी दृष्टि जो है, उसकी अभिव्यक्ति 3 तलों की होती है। पहला भौतिक तल है, दूसरा मानसिक तल है, और तीसरा आध्यात्मिक तल है।
जैसे जैसे हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती जाती है, बहुत जैसे आपने कहा कला वस्तु नहीं विचार है, दरअसल ये भी संकल्पना वही है कि जब हमारी दृष्टि भौतिक तल पे, भौतिक आयाम पे केंद्रित होती है, तो रचना का जो सौंदर्य है, उसका जो स्वरूप है, किसी और रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी कला यात्रा और गहन होती है और हम गहरी होती है, हमारी अंतर्दृष्टि में और थोड़ी गहराई आती है, तो वैसे-वैसे मुझे लगता है कि हमारी जो दृष्टि है, वो भौतिकता से उठकर हम मानसिक तल पे आते हैं। जब उससे भी हम थोड़ा और इवॉल्व होते हैं, तो ये बहुत ही सहज एक यात्रा है। मुझे ये नहीं लगता है कि इसके लिए कोई डेलिब्रेट कोई एफर्ट करता है, फिर हम मानसिक से आध्यात्मिक तल पे जाते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो साहित्य है, जब वो अपने उत्कर्ष पे पहुँचता है, तो दर्शन का रूप ले लेता है। क्या बात है। रामायण और महाभारत सिर्फ साहित्य नहीं है। उन सारे साहित्य में जब दर्शन के तत्व आते हैं, तो साहित्य जो है कलातीत हो जाता है, अपने काल का अतिक्रमण कर जाता है। और वाह ये वाह। सारी की सारी जी इसकी मूलभूत संकल्पना है, वो दृष्टि की केंद्रीयता पर निर्भर होती है कि हम कितने ज्यादा सूक्ष्म तलों पे हम देख पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कला यात्रा के कारण, चित्र के कारण, रंग के कारण, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि शब्द जहाँ रुकते हैं, रंगों की दुनिया वहां से शुरू होती है। वाह क्योंकि वाह। सब कुछ अगर शब्द में ही कह देना संभव था, तो माध्यम के रूप में रंग हमारे पास नहीं होते, है ना? तो एक दृश्य के बारे में मैं 5000 शब्द बोलूं और उस दृश्य को मैं आपके सामने रख दूं, तो ये दोनों अभिव्यक्ति और अनुभव का जो अंतर है, यही दरअसल शब्द और रंग का अंतर है। और भी थोड़ा और सूक्ष्म जाते हैं, जहां पे मुझे लगता है रंग रुकते हैं, वहां ध्वनि का संसार शुरू होता है। तो दरअसल ये आध्यात्मिकता या दर्शन की जो बात है, मैं इसे बहुत ही एक सहज यात्रा के रूप में लेता हूँ। ये सबके साथ घटित होता है। जैसे जैसे हम भौतिक आयामों से थोड़ा ऊपर उठते हैं, मानसिक जगत में जाते हैं, तो हमारे सौंदर्य, हमारे शब्द, हमारे बरतने के तरीके, सब सब कुछ चेंज हो जाता है। और अल्टीमेटली जब हम अपने उत्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो दर्शन तत्व का आना, दर्शन की दृष्टियों की जो स्थापना है, वो सहज रूप से हमारी अभिव्यक्तियों में आती चली जाती है। तो मुझे तो यही लगता क्या। है कि शायद नहीं यही नहीं प्रक्रिया नहीं, क्या रही। बात। नहीं, चूंकि जी, आप चित्रकार भी हैं और जी, कविताएं कवि भी हैं, तो दोनों का समन्वय, दोनों का सम्मिश्रण और दोनों का समानांतर चलना, उसको तो एक नई दृष्टि मिलती है ना। जी, जी, जी। तो आपका क्या विचार है इस बारे में। सर बिल्कुल, मैं भी यही यही मैं भी यही मानता हूँ कि जब अलग-अलग माध्यमों में हम काम करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका जो प्रभाव होता है, हम ग्रहण करते हैं। अ, अगर आप जैसे मैं सिनेमा भी बनाता हूँ, तो दरअसल क्या होता है कि अब मैं थोड़ा-सा एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखे। तो जी। मुझे ये लगता है कि जो जैसे मान मान लें कि जैसे मैं चित्र की बात करूँ, एक कहीं पे मैं बैठा था, मैं छोटा-सा प्रसंग भी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े कला समीक्षक हैं हमारे भारतवर्ष में। उनके साथ मैं बैठा था, हम लोगों की बात होती रहती थी। तो अनायास से उन्होंने एक बात कही कि जो चित्र है या कला है, वो साहित्य की अनुगामी है। तो ये बात तो है, ठीक है, एक दिशा में, लेकिन मुझे लगता है कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। कभी भी माध्यमों को जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर माध्यम जो है अपने आप में संपूर्ण है ना? हम ये कहें कि शब्द बड़ा है तो रंग बड़ा है या ध्वनि बड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब समानांतर लकीरें हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल लाइंस में है। सवाल क्या है कि हमारी दृष्टि कितनी गहन होती है। अब हम किसी माध्यम में जब हम काम करते हैं, जब हम शमशेर की कविता पढ़ते हैं, वो भी चूंकि चित्र बनाते थे, रचते भी थे, तो उनमें जो उनका जो सौंदर्य बोध था, शब्दों का, अभिव्यक्ति का, तो उसमें एक सघनता आती है। मुझे लगता है कि जिस दृष्टि दृष्टि से साहित्यकार एक सत्य के पास पहुंचता है और जिस दृष्टि से कलाकार सत्य को देखता है, वो एक ही नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग आयाम में होते हैं। क्योंकि एक ही रियलिटी को हम एक ही टाइम और स्पेस में बैठकर नहीं देख रहे होते हैं। आज इसी समय में जितने भी हम मित्र हैं, जो हम यहाँ संवाद कर रहे हैं या हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब डिफरेंट टाइम जोन में है। हमें लगता है कि हम एक टाइम और स्पेस पे बैठकर बात कर रहे हैं, बट ये सच्चाई होती नहीं है। हर व्यक्ति की जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो बोध है, उसकी जो स्टैब्लिशमेंट है परसेप्शन की, वो बिल्कुल अलग है। तो मैं सर यही मानता हूं कि समय का समय जो बोध होता है, उसका प्रभाव हर कला माध्यमों में अलग अलग तरीके से होता है। ऐसे ही
दिक और काल की जो भी संकल्पना है, और इसी कारण इनके जो आयाम है, इनकी जो सार्थकता है अभिव्यक्ति की, उसको मुझे नहीं लगता कि हम कंपेयर कर सकते हैं। टाइम और स्पेस, जब जैसे आप मान लें कि चित्र है, तो चित्र दरअसल स्पेस से जुड़ा हुआ एक रचना माध्यम है। हम क्या बात। स्पेस को उसमें डील करते हैं, है ना, उसमें समय जी जी। नहीं होता है ना। हम्म। शब्द में समय बोध होता है ना। शब्द अपने समय को बहुत नजदीक से देखता है और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। कलाकार जब होते हैं, जब हम चित्र में जाते हैं, तो हम समय होता है लेकिन प्रधानता दिख की ज्यादा होती है, स्पेस की ज्यादा होती है। ऐसे ही जब हम सिनेमा में जाते हैं, तो वहां टाइम स्पेस दोनों फैक्टर्स होते हैं। वो एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अपने टाइम स्पेस से डिस्कनेक्ट करता है और अपने टाइम स्पेस में हमें गतिमान कर देता है। तो क्या दरअसल बात है। ये जो तात्विक रूप से जो भेद है सारे माध्यमों में, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। और जब हम इसको बहुत स्पष्टता से समझते हैं, और मुझे लगता है कि अलग से न भी समझे तो भी हमारी अभिव्यक्तियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी अभिव्यक्तियां होती रहती है। तो मैं तो क्या ऐसे ही बात है। देखता हूँ। हाँ नहीं, जी। कविता और कला में टाइम एंड स्पेस जो होता है ना, जी। काल और स्थान, जी। उसका परस्पर संबंध क्या है और किस तरह से एक दूसरे के ऊपर वे आश्रित है, निर्भर है, ये सब बिल्कुल। एक कलाकार, एक कवि ही महसूस कर सकता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। बहुत गंभीर बातें हो रही हैं और इस बीच में हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए। जी। बहुत अच्छा, विनोद जी ने बहुत अच्छा लिखा, शब्द, रंग और ध्वनि के संबंध में बहुत गहन बातचीत हो रही है। ओझा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं, आपको बहुत आपका नमस्कार। आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो बातचीत तो प्रभा कपूर जी भी हमारे साथ है, जुड़ गई है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश सिन्हा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनदा पाटनी जी लगातार हमारा कार्यक्रम देख रही हैं। सभी जी। मित्रों का मैं आभारी हूँ, बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि बातचीत तो हम जारी रखेंगे। कविता जी। के बहाने एक और कविता हो जाए तो। आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जी अपनी एक बहुत छोटी कविता सुनाता हूँ। जी। एक मेरा काव्य संग्रह भी आने वाला है, वो मैं दोस्त काव्य संग्रह पे मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि ये था कि एक साल पहले मैं शायद प्रकाशित हो जाता, लेकिन बहुत व्यस्तताओं के कारण अभी मैं नहीं करा पाया, बट आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर होंगी प्रकाशित। उसकी एक कविता है कि धरती के अंधेरे में आकाश जड़ों सा, धरती के अंधेरे में आकाश जड़ों सा इस तरह है फैला, जैसे मिट्टी की खुशबू लिए कोई फूल स्वयं आकाश पे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। धरती के धरती के अंधेरे में आकाश जड़ों सा इस तरह है फैला, जैसे मिट्टी की खुशबू लिए कोई फूल स्वयं आकाश पे। यह अंतर यात्रा धरती की है या आकाश की, कौन जानता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। जी। अब इस पर मैं इन कविताओं को सुनकर खुद ये महसूस करने लगा हूँ कि इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जो भी आपकी ये कविताएं पढ़ेगा या सुन लेता है, आप जब अपनी युवा पीढ़ी के साथ जब आप होते हैं, आप जी। विशेषकर जो मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षण देने के लिए उनको आगे जो उनका क्षेत्र में आपका जो उनका कार्य है, उसमें उनकी सहायता करने के लिए आप बहुत व्यस्त रहते हैं। जी। तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, वो कविता और इस कला के प्रति कितना सचेत है, कितना इसको ग्रहण करने में सक्षम है? जी। सर, मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने किया है, क्योंकि इस प्रश्न को मैं लगातार सोचता रहता हूँ, और किसी न किसी रूप में मैं जहां भी जाता हूँ संवाद करने, इसको मैं उठाता भी रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसको ठीक से समझें। दरअसल मुझे सर हमेशा लगता है कि जीवन की जो भी विसंगतियां हैं, या जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें, धार्मिक, आर्थिक, किसी भी संदर्भों में देखें, दरअसल सारी प्रॉब्लम है वो सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। मनुष्य अगर अपने सांस्कृतिक पक्षों के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाए, थोड़ा सचेत हो जाए,
तो मुझे लगता है कि जितनी भी दृश्यमान विसंगतियां हैं इस जीवन में, उसको हम किसी न किसी तरह से हल करने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि इस देश में, खासकर हमारा जो अपना भारतवर्ष देश है, इसमें एक बहुत सांस्कृतिक बदलाव, सांस्कृतिक जागरण और जागरण की तो मैं बात नहीं कहता, लेकिन एक नव सांस्कृतिक दृष्टि की जरूरत जरूर है। तो मैं जहां भी जाता हूं संवाद करने, बच्चों से जब मिलता हूं, क्योंकि मैं देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी लंबे समय तक रहा। मैंने बिजनेस की सारी बारीकियां समझी, मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया, दो दो तीन तीन सीएम के साथ काम किया मैंने। तो मुझे बहुत सारे एक्सपोजर मिले, डिजाइन इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहा, सिनेमा से भी जुड़ा रहा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात उतनी नहीं है, महत्वपूर्ण बात इतनी इतनी है कि जितना एक्सपोजर मुझे मिला, उतना मुझे समझ में आया कि जो जीवन का सांस्कृतिक पक्ष है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि संस्कृति जो है वो अधिष्ठान होती है। जितने हमें क्या हमारे बात है। आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक जो अभिव्यक्तियां हैं जीवन की, वो सब इसी पे टिकी होती है। किसी भी वृक्ष जो होते हैं ना सर, जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि जब हम किसी वृक्ष का, जब हम संरक्षण करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, तो हम उसके फूल और पत्तियों पे पानी नहीं चढ़ाते, हम उसकी जड़ों में पानी देते हैं। जीवन हम्म। के सांस्कृतिक पक्ष को समझना, पेड़ पे, पेड़ के जड़ों पर एक लोटा पानी देने जैसा होता है। तो आप जब भी सचेत होते हैं, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो हमें हमेशा जो है उर्वर होती हैं, और वो सारे तत्व जो प्रकट नहीं होते हैं, हमारे सामने दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका है हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जब भी विश्वविद्यालय में जाता हूँ या कहीं भी संवाद करने के लिए, अभी भी मैं हूँ चंडीगढ़ में हूँ, और मैं बच्चों से मिलता हूँ, मुझे खुशी होती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम अपने विचारों को उन पे इम्पोज ना करें। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति में, हर बच्चों में एक मौलिकता है, और हम सिर्फ, मैं एक संदर्भ रचता हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो और किस किस तरीके से नए नए रूपों में, नए नए संदर्भों में नया अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो मैं संदर्भों की बात करता हूँ। मैं क्वांटम फिजिक्स से लेकर और कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन से लेकर, एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर, अध्यात्म से लेकर, तंत्र से लेकर, साहित्य से लेकर, मैं कोशिश करता हूं कि सारे पक्ष जिनसे मैं रूबरू हुआ किसी न किसी रूप में, मैं उनके क्या विचारों को रखने की कोशिश करता हूं। और मैंने ये देखा सर, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि कोई जरूरी नहीं कि मैंने 1000 शब्द बोले तो बच्चे सारे चीज समझे, लेकिन उसमें एक शब्द वो अपने मतलब का पिक करते हैं, कोई सेंटेंस। मतलब जब मैं लौट कर आता हूं तो मेरे पास बच्चों की कॉल आता है कि सर हमारी तो देखने की दृष्टि बदल गई, और हम मुझसे हम्म। कनेक्टेड रहते हैं, बात करते रहते हैं, सर मुझे ये करना है, वो करना है। तो दरअसल जब मैं छोटा था तो मैं इन सारे जो ये जो संदर्भ थे, इस तरह की मेरी भी अपेक्षाएं अपेक्षाएं थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे जगह से आया, तो वहां पे सहूलियतें नहीं थी। तो मेरी इच्छा होती थी कि कोई जानकार मेरे पास आता, मेरे जो प्रश्न थे उसको वो उत्तर दे पाता। तो मैं उस प्रोसेस को जानता हूँ कि कैसे रचना प्रक्रिया से कलाकार निकलता है। तो जो जो अनुभव मैंने अपने जीवन में संजोए, कोशिश करता हूँ कि मैं उसी तल पे जाकर बच्चों से कनेक्ट हूँ, उनके संदर्भ को एक नए अर्थ में विश्लेषित करने का प्रयास करूं। और वो कहीं ना कहीं, जब मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे से बात करता हूँ, कल ही मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे से बात कर रहा था, तो उसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बोला कि सर आप ये बताएं कि इतनी फिलोसॉफिकल आप बातें करते हैं, हमें हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में। हम जो नहीं, पढ़ वही रहे हैं, वही मैं तो जरूरी हाँ है। उसकी जी व्यावहारिकता ही बहुत ही आवश्यक है, बिल्कुल। जी। तो उन्होंने कहा मैं, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सर आप बताएं कि आपकी जो फिलोसॉफिकल जो इनसाइट्स हैं वो कैसे रिलेट होते हैं। तो मैंने कहा कि दरअसल इन आपको स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं, वो तो स्टैब्लिश ऑलरेडी है। आप अपने अंदर वो दृष्टि पैदा करो ताकि आप देख पाओ। बोला कि सर कैसे? लड़की थी एक। मैंने कहा कि देखो, पूरी कंप्यूटर जो है उसकी जो लैंग्वेज हो बाइनरी सिस्टम है, 0 1 पे पूरी थ्योरी चलती है। तो अब जीरो थ्योरी कुछ भी नहीं है, जीरो थ्योरी अमूर्त और मूर्त का ही रूप है। जीरो जो है अमूर्त सत्ता है जीवन की, और जो वन है वो मैनिफेस्टेशन है। तो क्या बात दरअसल जो कंप्यूटर साइंस में जो भी फॉर्मूलेस प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो हमारी दार्शनिक दृष्टियों से अलग बिल्कुल नहीं है। जो प्रिंसिपल्स माइक्रो लेवल पे होते हैं वही मैक्रो लेवल पे भी होते हैं, और वही कालातीत भी होते हैं। काल का अतिक्रमण वही सूत्र कर सकते हैं जिनमें, अब जिनकी जो संरचना है वो किसी भी परिस्थिति में स्थायी बनी रहती है। इसी संदर्भ में मैंने एक और बात कही कि दरअसल देखो,
जो सौंदर्य है, प्रकृति और कला में क्या अंतर है। प्रकृति, हम सारे मनुष्य प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, हम भी एक कला रूप ही है। हम कला बना रहे हैं, हम शब्द में कविताएं रच रहे हैं, लेकिन प्रकृति को देखो कि प्रकृति ने कितना सुंदर संयोजन किया, कितनी सुंदर अभिव्यक्तियां की, मनुष्य को पैदा कर दिया उसने। तो जब हम्म। इतने सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में हैं, तो हम अलग से कृत्रिम जो है कलात्मकता हम क्यों लाते हैं जीवन में। हम क्यों चित्र बनाना चाहते हैं, हम क्यों शब्द रचना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न बच्चे करते हैं कभी कभी। तो मैंने कहा देखो क्या है, प्रकृति के अंदर जो सौंदर्य है उसमें स्थिरता नहीं होती है, हर पल प्रकृति चेंज हो रही है। मनुष्य जो सौंदर्य सृजित करता है वो उसको स्थायी बनाना चाहता है। तो जितने भी अस्थायी सौंदर्य बोध है, जो इतने भी अस्थायी मूल्य है जीवन में, मनुष्य जब कला सृजित करता है तो चाहता है कि कुछ देर के लिए हम उसे रोक सके। और ये जो संकल्पना है, ये जो समझ है, ये जो प्रयास है, यही प्रकृति और कला में भेद उत्पन्न करती है। और इसीलिए कला की जो सार्थकता है, कला की जो दृष्टि है, वो तमाम प्राकृतिक अभिव्यक्तियों के तुलना में बहुत नीचे नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ऊपर ही ठहरती है। और कहीं ना कहीं ये जो दृष्टि है कि मनुष्य कला को क्यों बरते, कला में हम सौंदर्य क्यों अभिव्यक्त करें, वो दरअसल जो 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 अ, जो अस्थाई भाव है उसको हम कैसे अस्थाई बना सके, यही प्रयास है और यही संघर्ष है सारी जो क्या बात रचनात्मक है। जो प्रक्रिया मतलब है। आपको फिर जी। इस प्रक्रिया में ये भी लगता होगा कि आज जी। की जिंदगी में जो भाग दौड़ है, उहापोह है और इतना तनाव है, पाने की लालच में आदमी भागता जा रहा है। तो जो जी। अभी आपने बातें कही, जो अभी आपने कहा कि उसको व्यावहारिकता में लाने के लिए और उसे जीवन को सरल बनाने में जी। बहुत सहायता मिलेगी ना? जी। बिल्कुल 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 मिलती है सर, बिल्कुल मिलती है। और मैं भी इसी बात को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि बहुत सहज तरीके से। और कभी कभी ये भी होता है सर कि जरूरी नहीं है तो कि हम ज्यादा, हमारा अनुभव है या हमने ज्यादा पढ़ाई की है या ज्यादा हम समझ रखते हैं। कभी कभी जो प्रश्न होते हैं बच्चों के, वो हमें बहुत ज्यादा रूपांतरित कर देते हैं बहुत अलग तरीके से। मैं हमेशा मानता हूँ, और मैं ही क्या मानता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा, स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि दरअसल अभी तो हमें प्रश्न करना ही नहीं आया। हम जिस क्या सभ्यता की बात है। बात कर रहे हैं, हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस प्रगति की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के सापेक्ष में जो हमारा अस्तित्व है वो इतना ज्यादा, मतलब एक अदृश्य सत्ता, एक अदृश्य बिंदु है। क्योंकि वो इतना विशाल है, ब्रह्मांड का अस्तित्व इतना ज्यादा है कि हम उसके सापेक्ष में जब अपने अस्तित्व की बात करते हैं, अपनी भूमिका की बात करते हैं, तो हम कहीं ठहरते नहीं है। तो दरअसल ये जो विराट जो सत्ता है, जो प्रकृति की जो महागति है, जिस दृष्टि से हम देखते हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल अभी तो हमें ठीक से प्रश्न भी नहीं करना आया कि हम कौन हैं, हमारी भूमिका क्या है, हम कहाँ से आते हैं। हम न अपने जन्म को जानते हैं, न हम अपने मृत्यु को जानते हैं। उन दोनों महत्वपूर्ण स्रोतों को हम नहीं जानते हैं जिससे हम इस दुनिया में आते हैं। और हम जीवन भर ये उद्घोषणाएं करते रहते हैं कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं। तो ये जो हम्म। विसंगति है, जो पैराडॉक्स है, ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है। और मुझे लगता है कि ये जो स्थापना प्रश्न जो है, मैं हमेशा कहता हूँ सर जीवन में दरअसल उत्तरों की तलाश नहीं है, एक सार्थक प्रश्न की तलाश होती है मनुष्य की। हम जिस दिन ठीक से प्रश्न करना हमें आ जाता है, हम जीवन की सार्थकता को और जीवन की जो गहन दृष्टियां हैं उसको हम समझ लेते हैं। दरअसल क्या हजार बात है, चीजों को बहुत समझने की बढ़िया। जरूरत नहीं है, एक ही तत्व को समझने की जरूरत है। आप कहीं भी हो। बढ़िया। तो मैं इसी दृष्टि से चीजों को देखता हूँ, इसी दृष्टि से बच्चों से भी या किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी हमारे सर। हमारे मित्रों के कमेंट्स भी बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मैं जी। उनको पढ़ने लगूंगा ना तो जो आपकी बातचीत का तारतम्य है, इसका जो प्रवाह है, धारा जी। है, वो थोड़े से अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता जी। हूं कि बाद में आप कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल। उनका आप अपना उत्तर दे दीजिएगा। जी। तो जी बिल्कुल। बातचीत तो हम और जारी रखेंगे। बहुत सुंदर बातचीत हो रही है और बहुत सारे मित्र बहुत तन्मयता के साथ, लगन के साथ आपकी बातचीत सुन रहे हैं। अरविंद जी, एक और कविता आपकी। बिल्कुल सर। ये बीच-बीच में ये फिलर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं नहीं, है। अच्छा है सर, अच्छा है। तो एक और कविता सर वही अपनी कला यात्रा पे भी मैंने लिखी थी। तो एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। जाने किस प्रतीक्षा में बैठा है यह शून्य, जाने किस प्रतीक्षा में बैठा है यह शून्य,
एक अनंत बीज सा गुरुत्व के नियमों के विरुद्ध मेरे कैनवस के समतल पर। जाने किस प्रतीक्षा में बैठा है यह शून्य, एक अनंत बीज सा गुरुत्व के नियमों के विरुद्ध मेरे कैनवस के समतल पर, जिसे फूटेंगी लकीरें एक दिन, निकलेंगी पत्तियां किसी पौधे की, खिलखिलाएंगे रंग और शुरू होगी एक यात्रा आकाश की। क्या बात है। वर्तमान सरकता है स्मृति और स्वप्न के बीच। वर्तमान सरकता है स्मृति और स्वप्न के बीच, और रंगों के समुद्र में हवा खींचती है एक लकीर। वे कहते हैं रंगों में आवाज होती है, या आवाज का होता है अपना कोई रंग। अभिव्यक्ति के इन पलों में परिभाषित होता हूं मैं, घटित घटित होता है जैसे दिव्य, कंपित होता है कोई अदृश्य मेरे प्राणों में। मेरी कामना और भय को कहीं बहुत अंदर पकड़ती है कोई आवाज, ठीक उस छोर से जो मैं नहीं हूं। मैं डूबता हूं समय की अतल गहराई में, मैं घुलता हूं किसी अनंत जल में। मैं नहीं होता हूं उस एक पल में जब अर्थ गढ़ता है जीवन, शब्द बनता है रूप, रेखा बनती है विचार, और रंग होता है सूर्य। मैं होता हूं किसी आग्रह, किसी दृष्टि में, शब्द के आकार में, ध्वनि के राग में, रंगों के विस्तार में। मैं होता हूं अपने विसर्जन में, मैं बजता हूं कहीं अपनी ही सांसों की गति में। जीवन की सारी ऊर्जा, सारे मंत्र, सारी साधना आकाश को छूने का ही उपक्रम है। वह जो नहीं है, वह जो है। अनंत अनंत यात्राओं की प्रार्थना और प्रतीक्षा में बैठा, जैसे कोई शून्य, समय के पहले और समय के बाद। क्या बात है, क्या बात है। मैं इतना उसके भीतर आ गया आपकी कविता के अंदर, मैं प्रश्न भूल गया। नहीं, वास्तव में मैं ये जानना चाह रहा था आपसे अरविंद जी 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 कि एक फिल्मकार के रूप में आपने भी फिल्में बनाई हैं और जी अपने जो आपके मित्र हैं, दर्शक हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, उनके सामने रखा है उनको। जी तो जी आपकी कविताएं, कविताओं का दर्शन, कविताओं का विचार और साथ में जो आपकी कलाकृतियां हैं, वो कितना उसमें सहायक सिद्ध होती है, या आपको उस रूप में अपने आप को अलग करना पड़ता है और जिस विषय पर आप फिल्म बनाते हैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होने देते हैं आप उसका? जी प्रश्न जी थोड़ा सा कुछ अलग सा है। नहीं सर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल फिर मैं अपने उसी बात पे लौटूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज को देखने की तीन दृष्टियां हैं, तीन तल हैं। कला को मैं सिर्फ माध्यम नहीं मानता हूं, क्योंकि भौतिक तल पे कला मनोरंजन है ना। जैसे ही हम भौतिक तल से ऊपर जाते हैं तो कला एक विचार है, एक प्रबोधन है। और कला की दृष्टि जब आध्यात्मिक तल पे जाती है तो कला ज्ञान बन जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में, ज्ञान परंपरा में कला को तत्व बना गया है। कला सिर्फ माध्यम नहीं है, कला के माध्यम है चित्रकला, संगीत, शब्द जितने हैं उसके माध्यम है। कला ज्ञान भी है और प्रक्रिया भी है। कला जब अभिव्यक्ति के रूप में आती है तो प्रक्रिया का रूप लेती है, लेकिन वो जो तत्व के रूप में अपने को उपस्थित करती है तो ज्ञान होती है। हमारे यहाँ एक परिकल्पना है कि तंत्र में यही आता है कि शिव और शक्ति का जो योग होता है, और शिव हम्म। शक्ति जब अपने को अभिव्यक्त करने के लिए पहली बार जब किसी तत्व का वर्णन करते हैं तो वो तत्व कला तत्व है। कला का अर्थ ही अभिव्यक्ति है, कला का अर्थ ही परिवर्तन है। जब तक इस ब्रह्मांड में, इस जगत में परिवर्तन की अवधारणा रहेगी, कला की सार्थकता, कला की अंतर्दृष्टि हमेशा व्याप्त रहेगी। क्योंकि कला ही परिवर्तन है, कला ही अभिव्यक्ति है। कला के बाद फिर विद्या तत्व आता है, विद्या के बाद फिर राग तत्व आता है, राग के बाद फिर काल आता है, काल बहुत बाद में आता है, फिर नियति तत्व आते हैं। तो हम आत्म तत्व से लेकर, विद्या तत्व से लेकर और शिव तत्व, मतलब इतना अद्भुत है। हमारे हमारे जो परंपराओं में जितनी बातें कही गई हैं, हम वहां तक पहुंचते नहीं उन स्रोतों के पास। बहुत अद्भुत अंतर्दृष्टियां हैं। और मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो कुछ भी बनाऊं, जैसे जब मैं मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊं, क्योंकि मेरे भाई साहब है वो फिल्म मेकर हैं बॉम्बे में।
तो उन्होंने मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी दी कि आप जो है एक शॉर्ट फिल्म बनाओ, और कला में अमूर्तन के ऊपर ये फिल्म बनानी थी, क्योंकि मैं चित्रकार था। तो उन्होंने कहा तुम लिखो, मैंने कहा मैंने तो कभी लिखा ही नहीं। बोला कि नहीं तुम लिखो। तो मैं सर अपनी जो अंतर यात्रा थी मैंने उस पर विचार किया, और मैंने उस फिल्म का नाम है स्ट्रोक विद स्क्वायर करके एक फिल्म है, 22 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। उस समय भी नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। इस फिल्म को बारवाल आर्ट गैलरी ने प्रोड्यूस की थी, जिसने एम एफ हुसैन की गजगावनी प्रोड्यूस की थी, जिस आर्ट गैलरी ने। क्या बात है। दूसरी जो फिल्म, हाँ, दूसरी फिल्म हमारी फिल्म थी जिसको उन्होंने प्रोड्यूस किया। और उस फिल्म में सर मैंने ये दिखाया कि कला मनोरंजन नहीं है, कला एक विचार है। तो जब हम कला को विचार के रूप में बरतते हैं, तो अभिव्यक्ति के जो स्वरूप है, सौंदर्य के जो आयाम है, दृष्टि के जो सरोकार वो बदल जाते हैं, है ना। हम्म। तो हमारी यही कोशिश होती है कि कला को सिर्फ ये नहीं कि कला जो है एक भाव है, जिस रूप में आप देखना चाहें, ये तो है विचार। देखिए कभी कभी समय के अनुसार हमें कला की दृष्टियों को स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अभी जिस समय में हम हैं, खासकर चित्रकला में, चित्रकला कहीं ना कहीं दिशाहीन है। कला समीक्षा भी बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभाव है बाहर की चीजों का। मैं कहता हूं इस समय विचारोत्तेजक जो दृष्टियां हैं उनकी जरूरत है चित्रकला में। उसके जो मूल्य हैं, उसके जो बोध हैं, उसको फिर से स्थापित पुनर्भाषित करने की जरूरत है। इसीलिए जब मैं कला के पास जाता हूँ और सिनेमा के पास जाता हूँ या शब्द के पास जाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर वो भाव नहीं होते। मेरे अंदर कहीं ना कहीं विचार जो तत्व है, जो उसके जो विस्तृत जो फलक है, उसको आप दार्शनिक भी बोल सकते हैं, आध्यात्मिक बोल सकते हैं, वो सारी दृष्टियां उसमें समाहित होती है। तो ये मेरी यात्रा के ही अलग अलग पड़ाव हैं। जी। जो आपका जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन जी। किया है, जी। तो क्या उसका कुछ लाभ वाभ मिला आपको? कुछ उसका क्या क्या भूमिका है अब आपके जीवन में? सर ये रहा उसपे दरअसल कि जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं एनएफटी के लिए गया, तो दिल्ली सेंटर मिला बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं टॉपर था तो मुझे मिला यहाँ पे। और मैंने सीखा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि लास्ट तक आते आते मैं भी उससे डिस्कनेक्ट हुआ, क्योंकि उसकी जो, हालांकि उसका जो एक्सपोजर बहुत बड़ा मिला, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव परसेप्शन है, वो मुझे डिजाइन ने दिया। वो एनएफटी जैसे प्लेटफॉर्म ने दिया। वहाँ जो माहौल होता है, हमारे छोटे से छोटे जो आयोजन होते थे सारे 5 स्टार में होते थे, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते थे। तो आप एक बहुत अर्ली स्टेज में जब एक बड़ा एक्सपोजर लेते हैं, जितने हमारी फैकल्टीज होती थी वो सारे एक्सपर्ट थे इंडस्ट्री के। कोई एनआईडी से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, या कोई आईआईटी से है। तो आप चीजों को देखने का जो ढंग होता है उसमें कहीं ना कहीं एक परिष्कार होता है। उसके बाद मेरे और मित्र जो उस इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहे, उनके साथ फिर मेरा जुड़ाव रहा। हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ काम किया। अलग अलग मैं क्लस्टर्स में गया, आजमगढ़ गया, और आपका जो ये क्षेत्र है देहरादून का जो क्षेत्र है, मैंने देखा वहाँ कैसे कलाकार काम करते हैं, जो आर्टिसंस हैं। बहुत सारे गांव हैं जहाँ मुस्लिम काम कर रहे हैं, पुराने लूम्स पे काम करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये बोला कि आप जाइए उनको एजुकेट कीजिए। तो मैं अपने जो मित्र जिनको प्रोजेक्ट मिलता था मैं उनके साथ जाता था, और हम लोग सब मिलकर काम करते थे। हम मैं भी उस पर हेल्प करता था। तो उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, उनके कैसे जो टूल्स हैं उनको कैसे हमें नया करना है, कैसे डिजाइन की नई लैंग्वेज उन्हें सिखानी है, कैसे उनसे नए प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, कैसे उनका एग्जीबिशन कराना है दिल्ली में, दिल्ली हाट या किसी अन्य जगहों पे, और कैसे किसी एक्सपोर्ट हाउस से उनको जोड़ देना है। तो रूट लेवल पे काम करने की जो दृष्टि थी, वो मुझे डिजाइन इंडस्ट्री ने दी, खासकर जो एनएफटी का जो मेरा एक्सपोजर था। और उसने मुझे क्रिएटिव परसेप्शन दिया। फिर मैं एडवर्टाइजिंग में अपने, मैं विजुअल कम्युनिकेशन मुझे हमेशा पसंद आता था, मैं विजुअल कम्युनिकेशन में गया। और वहाँ फिर मैंने सिनेमा बनाया, एड एड फिल्में बहुत सारी बनाई, और फोटोग्राफी के जो शूट्स होते थे वो हमने की। और चूंकि मैं आर्ट डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर था, तो मुझे बहुत मौके मिले। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, बड़े बड़े अकाउंट्स में हैंडल करता था। तो डिजाइन इंडस्ट्री ने ओवरऑल, टेक्सटाइल भी और विजुअल कम्युनिकेशन ने कहीं ना कहीं क्रिएटिव परसेप्शन बिल्ड की, कि चीजों को कैसे, जिस डायमेंशन में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कोई लैंग्वेज, कोई परसेप्शन, उसके परे जाकर सोचने की जो विधा है, वो कहीं कहीं डिजाइन इंडस्ट्री में दी। और चूंकि मैं मूलतः आर्टिस्ट था, तो वो जो हृदय पक्ष है, वो जो कलात्मक पक्ष है, वो मेरा हमेशा स्ट्रांग रहा। तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही संतुलन में बना पाया अपने आने वाली जो मैंने यात्रा की, और उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। जी। क्या बात है।
अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी, जी, आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, तो जी, आपको क्या लग रहा है कि जो विशेषकर जो हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम है, कविताएँ हैं, ऊपर कहानियाँ हैं या जी, अन्य विधाएँ हैं, तो हुँ, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मतलब जो पहले तो व्यक्ति प्रतीक्षा करता था कब काव्य संग्रह आएगा, हम जी, पढ़ेंगे, जी, खरीदेंगे। तो जी। इससे आपको कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव हो रहा है? क्या आपकी क्या विचार है? क्या क्या मत है आपका जी। इसमें? और सर देखिए, मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारे परसेप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, सीनियर बोलते हैं तुम बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो सोशल मीडिया पे लिख देते हो, दूसरे चुरा लेंगे। वो है ना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला है। मैंने कहा कि देखिए, सवाल ये नहीं कि कोई क्या करेगा, सवाल ये है कि जिस सत्य को मैंने अनुभव किया है, उसको कहने का ढंग मेरे पास एक नहीं है। कोई मेरी एक अभिव्यक्ति को चुराएगा, मैं उसी सत्य को 100 तरीके से कहूंगा। वो मेरी क्षमता है। तो मुझे लगता है कि जो मौलिक रूप से जो रचनाकार है, उनको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रांति है, जो वैचारिक क्रांति हुई और टाइम स्पेस की पहली बार जो अवधारणा है, उसने बदल दिया सोशल मीडिया ने। आज कोई भी चीज होती है, हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो एक समय का अंतराल था किसी संवाद को स्टैब्लिश होने में, महीनों लगते थे, 10 दिन लगते थे, अब 1 मिनट 2 मिनट में हम जुड़ जाते हैं। ऐसे ही कोई अमेरिका में बैठा है, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन है, इसने टाइम और स्पेस की थ्योरी को पलट दिया है। तो इसके सकारात्मक पक्ष को जब हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी बातों को खुलकर, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। जो एक बीच में जो एक एजेंसी काम करती थी, वो किसी भी रूप में, उसकी जो प्रभुता थी, वो हमें दिशा निर्देश देती थी। मैं ये नहीं कहता कि हमें किसी के विचारों की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो होनी चाहिए। लेकिन हम खुले, एक ऐसा मंच मिला है जहां हम खुले तौर पर अपने विचारों को रख सकते हैं। तो सवाल प्लेटफॉर्म का नहीं है सर, सवाल है कि हम किस दृष्टि को अपनाते हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से जाते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। अगर हम उसको नेगेटिव परसेप्शन से देखते हैं, तो उसकी भी बहुलता है। तो ये हर चीज, जब भी कोई रिवोल्यूशन होता है, जब भी कोई प्रक्रिया का जन्म होता है, तो अपने आरंभिक समय में वो विसंगतियों से भरी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मेच्योर फेज में जाएगी, वो और ज्यादा परिष्कार होता जाएगा। और ज्यादा, जितना हम वही फोकस थे, पहले बहुत सारे सोशल मीडिया पे थे, बहुत लोग फेसबुक पे थे, अब अन्य प्लेटफॉर्म पे चले गए। आने वाले समय में, जो कि अभी 10-15 साल की यात्रा है, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में ये जो प्लेटफॉर्म है और ज्यादा बेहतर होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी जो मामला है, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अपने चयन का विषय है कि हम किस पक्ष से होकर किसी भी चीज को देखते हैं। तो मैं तो सर ऐसे ही देखता हूँ सोशल मीडिया को। मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं 10 काम करता हूँ, तो शायद मैं एक काम डालता हूँ, लेकिन उस एक काम का जो कनेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे जरूरत नहीं कि मैं अपनी 10 चीजें वहां डालूं, लेकिन मैं कम से कम उस 10 में से एक काम डालता हूँ, एक विचार डालता हूँ। इसलिए डालता हूँ ताकि लोगों को पता रहे कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लोगों को पढ़ता भी हूँ, खूब पढ़ता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो, जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ विचार रखने चाहिए, मैं रखने की कोशिश करता हूँ। उसका लाभ मुझे बहुत मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो सकारात्मक पक्ष है सोशल मीडिया का, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। जी। क्या बात है, क्या बात है। अभी अब हम बातचीत के अब अंतिम छोर पर पहुँचने वाले हैं, तो अब आप एक और कविता सुनाएँ, उसके बाद फिर जी, हम थोड़ी-सी जी, बातचीत और करेंगे। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। और एक और कविता है मेरी। मैं चाहता हूं करना प्रेम, मैं चाहता हूं करना प्रेम, जैसे चिड़िया करती है धूप से, धूप करती है रंग से, रंग करते हैं वनस्पति से, और वनस्पति करती है मिट्टी से। मैं चाहता हूं करना प्रेम, जैसे चिड़िया करती है धूप से, धूप करती है रंग से, रंग करते हैं वनस्पति से, और वनस्पति करती है मिट्टी से। मैं चाहता हूं करना प्रेम, जैसे करता है हजारों हजारों साल से एक अनंत यात्रा को कदम उठाता समय के किसी छोर पर खड़ा कोई आदि प्रहरी। मैं चाहता हूं करना प्रेम,
जैसे झुकता है आकाश अपने ही शून्य का भार लिए आत्मा के क्षितिज पर, उस एक जीवन के सच में जिसमें बचा रहता है कहीं विराट मृत्यु के बाद भी। मैं करना चाहता हूं, मैं उतर जाना चाहता हूं रूप के इस असीम रहस्य में, परत दर परत, और लीन हो जाना चाहता हूं अस्तित्व की धवल सुगंध में। पूरा का पूरा ओ पृथ्वी बन जाने को एक विचार, जैसे कोई जीवन, क्योंकि परिवर्तन एक विचार ही तो है। जी। क्या बात है, क्या बात है। तो अक्सर हमने ये देखा कि आपकी कविताएं प्रेम, आध्यात्म, इसी पर मुख्य रूप से केंद्रित है। अक्सर जी। हमारे मित्रों का ये कहना है कि जिस कविता में आम आदमी का दुख दर्द न हो, उसकी पीड़ा न हो, वेदना न हो, उसकी भूख न हो, उसकी जीवन की यात्रा न हो, वो कविता बहुत सार्थक नहीं रहती है। जी। तो कैसे आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि आपकी कविता में ये संवेदनाएं भी हैं? सर, इसको जस्टिफाई एक रचनाकार न करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा काम है लिखना। दरअसल कोई भी रचनाकार जिस दृष्टि से अलाइन होता है, जहां संबद्धता होती है उसकी, जिस दृष्टि से मैं जिस सत्य को देख रहा हूं, मेरा नैतिक धर्म है कि मैं उसी सत्य को अभिव्यक्त करूं। और मैंने बोला फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे, तो अगर मेरी दृष्टि जो है फिजिकल फॉर्म के परे जाकर कुछ सत्य को तलाशने की कोशिश कर रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें उस तल पे वापस आकर आपको जस्टिफाई करने के लिए हमें लिखने की। जब मैं कॉलेज में था मैं लिखता था, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, प्रेम के उस रूप पे लिखी जैसे लिखे जाते हैं। मैंने तुकांत कविताएं भी खूब लिखी। लेकिन दरअसल जब हम कोई भी रचना करते हैं तो सारी रचनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उसमें कुछ रचनाओं का हम चयन करते हैं जो हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे सौंदर्य बोध के नजदीक होते हैं। मुझे लगता है कि जिन दृष्टियों को लेकर मैं गतिमान हूँ अपने जीवन में, जिन दृष्टियों से मेरा सरोकार होता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि रचनाकार सर जो है ना, वो उस समय में उपस्थित नहीं होते जिस समय में हम बात कर रहे हैं। हर रचनाकार आने वाले समय में उपस्थित होता है। तो जिस सत्य को वो देख रहा है, जिस सौंदर्यबोध को वो देख रहा है, मुझे लगता है कि उसकी यही जो है एक नैतिक धर्म होता है कि आने वाले समय के सच को वो अपने अभिव्यक्ति में जगह दे। अगर उसके आने वाले जो सत्य की जो अनुभूतियां हैं, वो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, या मनुष्यता का जो दैनंदिनी के प्रश्न उससे जुड़े हुए हैं, तो उसको जगह दे। अगर उसको लगता है कि नहीं, जो मेरी जो दृष्टियां हैं वो उन सूत्रों के आसपास है जिससे जीवन संचालित होता है, जी जिससे मतलब ये ठीक वही चीज है कि हम वृक्ष की बात करें तो मैं बीज की बात कर रहा हूँ, लोग फल और फूल की बात कर रहे हैं। तो न बीज की जो इंपॉर्टेंस खत्म होती है, न उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती है। ये एक रस्सी के दो छोर है। अदृश्य के बारे में अमूर्त कला करना या मूर्त कला करना, ये जो विमर्श है चलता रहता है कि अमूर्त बड़ा है कि मूर्त बड़ा है। हम सामाजिक कविताएं लिखे कि हम कलाबोध की कविताएं लिखे, ये मुझे लगता है बेमानी है। और जब दृष्टि का परिष्कार होता है आलोचना में भी, तो मुझे लगता है कि सब कुछ जो है वो वो एक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। प्रकृति में हमेशा एक बहुत अच्छी चीज, मैं प्रकृति ईश्वर को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने कहीं पढ़ा या सुना था, उसमें बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति जो है अदृश्य होते होते ईश्वर बन जाती है, और ईश्वर प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। तो क्या दरअसल बात है, ईश्वर बहुत अच्छी। प्रकृति, हाँ, ईश्वर प्रकृति में कोई भेद नहीं है। तो हम सामाजिक कविताएं लिखे कि हम कलाबोध की कविताएं लिखे, ये हमारा अपना चयन है, हमारी अपनी दृष्टि की संलग्नता है कि हम इस समय में किस सत्य को देख पा रहे हैं। हो सकता है कि 10 साल बाद जो मेरी अभिव्यक्ति, मुझे लगा कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, मैं किसी और टॉपिक पे लिखूं। तो जिस समय के हम सहयात्री होते हैं, मुझे लगता है कि हमें बहुत ईमानदारी से उसके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये सोचे कि वो सही है कि गलत है ना। और किसी आलोचना और समीक्षा के किसी प्री डिफाइंड फ्रेम में न रहकर हमें बहुत स्वतंत्रता से अपना जो कार्य है उसको करते रहना तो चाहिए। फिर तो मैं इसी में अब अंत बिलीव में करता हूँ। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, कला समीक्षक होने के नाते जब आप एक समीक्षक के रूप में होते हैं, तो आप एक जी। कृतिकार के रूप में, एक लेखक के रचनाकार के रूप में उसको दोनों जो पक्ष हैं, किस तरह से जी। एडजस्ट कर पाते हैं? सर, ये थोड़ा टफ तो होता है।
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चूंकि ये अलग अलग फ्रेमवर्क होता है ना। जैसे जब मैं कविता कहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा कला मन है वो ज्यादा हावी ना हो, बहुत नैसर्गिक रूप से जो मैं बात कहना चाहता हूँ मैं शब्द में कह दूं, क्योंकि अल्टीमेटली हर माध्यम का एक अपना सौंदर्य होता है। जब मैं चित्र बनाता हूँ तो ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा कविता का जो प्रभाव है वो अनावश्यक रूप से मेरे चित्रों पे ना आए। तो क्या है कि जब हमारी दृष्टि में सजगता होती है तो हम ये जो डिफरेंस है माध्यमों का उसको हम ईमानदारी से बरत पाते हैं। पहली चीज, आलोचना चूंकि विचार से जुड़ा हुआ मामला है और आलोचना हमें ज्यादा बेहतर आयाम में सोचने समझने की एक शक्ति देता है। तो दरअसल आलोचना तो नहीं, मैं तो कला लेखन ही कहता हूँ क्योंकि आलोचना एक बहुत बड़ा शब्द है। तो कला पे जो भी मेरे विचार आते हैं मैं लिखता हूँ, समाचार पत्रों में भी लिखता हूँ, दोस्तों के लिए भी लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा डायमेंशन है खासकर चित्रकला में कि इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण जो लोगों की अनुपस्थिति है और जिस दिशा में चीजें चल रही हैं वो, अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चलते चलते, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब मैं 90s के लास्ट में प्रयोग कर रहा था अपने चित्रों के साथ, तो मैं सोच रहा था मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट था, अच्छा मेरा हाथ था। मैं अपनी भाषा की तलाश में था कि मेरी क्या चित्र भाषा होनी चाहिए। तो मैं जब भी बोलूं कि मैं रियलिस्टिक आर्ट करना है तो मैं देखता था कि वेस्ट में इतना बड़ा काम हो चुका है रियलिज्म में कि आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे ही लैंडस्केप के साथ था अलग अलग। तब मुझे लगा कि नहीं, जो विचार है, दरअसल हम जो कुछ भी रचते हैं उसके सहायक हमारे विचार तत्व ही होते हैं। तो मुझे लगा कि हमें अपने विचारों को समझने की जरूरत है। जब मैं अपने विचार के पास लौटा तो मुझे लगा कि विचार के स्रोत क्या है, विचार कहाँ से पैदा होते हैं। हर व्यक्ति का विचार उसके परिवेश के विचारों से निकलते हैं। हर परिवेश के विचार उसके समाज के विचारों से निकलते हैं। हर समाज के विचार उसके संस्कृति के विचारों से निकलते हैं और हर संस्कृति के विचार उसके दर्शनों के विचारों से निकलते हैं। तो दरअसल आज जो मेरे पास विचार हैं, अगर मैं उसको ठीक से समझना चाहूं तो मुझे एक लंबी यात्रा अपने अपने रूट तक, अपने दर्शनों तक करनी पड़ती है। तब हम अपने विचारों के संदर्भ को और दृष्टियों को ठीक से समझ पाते हैं। तो जब मैं इस यात्रा में गया तब मुझे लगा कि जो कुछ मैं बना रहा हूं ये काफी नहीं है। बहुत कुछ होता है जो छूट जाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हमें अलग से प्रयास करके बताने की, लिखने की जरूरत है। न भी बताएं तो कम से कम अपने तरीके से हम अभिव्यक्त कर पाए। हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे, हो सकता है कि लोग उससे अलाइंड हो। लेकिन अच्छी बात है कि जब मैं कला पे बोलता हूँ या लिखता हूँ तो लोग उसे लाइक करते हैं। उनको लगता है कि कुछ जरूरी विचार हैं जो होने चाहिए। तो ये मुझे प्रोत्साहन देता है। आने वाले समय में इस दिशा में मैं और प्रयास चाहूंगा कि मैं करता रहूं। जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब कार्यक्रम के अंत में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए थे, अभी भी हैं। जी। उनके लिए दो जी। शब्द कहना चाहेंगे आप? अरे बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात तो सर यही है कि मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपका विशेषकर कि आपने इस महत्वपूर्ण जो संवाद श्रृंखला है उसमें आपने मुझे जोड़ा। और मेरे बहुत सारे मित्र जुड़े होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया था। तो मुझे लगता है कि जो संवाद श्रृंखला है बहुत महत्वपूर्ण है। ये संवाद श्रृंखला ऐसी ही चलती रहनी चाहिए। अ, कला पे संवाद करना या रचना पे संवाद करना 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ा समय चाहिए। लेकिन जितना भी हम कर पाए हमने कोशिश की कि अपनी जो यात्रा है उसके छोटे छोटे प्रसंग, छोटी छोटे जो अनुभव है, हम बहुत सहजता और ईमानदारी से आप सबके साथ साझा कर पाए। अब हम कितना सफल हुए नहीं हुए वो आप देखेंगे, जज करेंगे। लेकिन आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि ये संवाद श्रृंखला ऐसी ही चलती रहे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको भी और अपने सारे दर्शकों और मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, बहुत अच्छी सार्थक वार्ता रही, बातचीत रही। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और लेकिन जो अंत में जुड़े या पूरा नहीं देख पाए, सुन पाए, उनसे आग्रह करता हूँ कि बाद में ये मेरे उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के फेसबुक पेज पर आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये अभी उपलब्ध रहेगा, आप जरूर देखिए। बहुत अच्छी सार्थक बातचीत रही, कविता, कला, संस्कृति और समीक्षा पर। फिर से अगर समय मिलेगा तो फिर पुनः इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। और आपकी कविताएं तो बहुत अच्छी रही। थैंक यू सर, थैंक यू। आप उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। अरविंद ओझा जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम।
थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज के हमारे आमंत्रित अतिथि थे श्री अरविंद ओझा, बहुमुखी रचनात्मक व्यक्तित्व। अब इसके साथ ही मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, मुझे कार्यक्रम अब संपन्न करना है यहीं पर। नमस्कार।